आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में करेंगी दर्शन। हाईकोर्ट के नए परिसर का करेंगी उद्घाटन। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में एक बार फिर ईडी का एक्शन। एक साथ आप सहयोगी के 6 ठिकानों पर जारी छापेमारी। संजय सिंह ने बताया पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध का है परिणाम। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत लगातार जारी। कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने किया उद्घाटन का बहिष्कार। राष्ट्रपति के हाथों लोकार्पण कराने की है मांग। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का ऐलान। बोले 28 मई को नए संसद भवन के सामने लगाएंगे महिला पंचायत। महिलाएं करेंगी लीड। G7 देशों ने रूसी डायमंड पर लगाया है प्रतिबंध। भारत के हीरा मार्केट पर पड़ सकता है इसका असर। सूरत में 10 लाख हीरा श्रमिकों की नौकरी पर मंडरा रहा है खतरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड के अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं और इस दौरान वो देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पहुंचती हुई नजर आए और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन भी किए हैं। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के उच्च न्यायालय के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। अधिकारियों ने यह बताया है कि वो रांची के अंदर IIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाली हैं और इसके अलावा खूंटी में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। आपको बताएं कि राष्ट्रपति के एक विशेष विमान से देवघर पहुंची और बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई राष्ट्रपति नजर आई हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर एक साथ 6 स्थानों के ऊपर ईडी की छापेमारी होती नजर आई। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर एक साथ 6 स्थानों के ऊपर ईडी की छापेमारी हुई है। दरअसल शराब घोटाले मामले को लेकर ये छापेमारी ईडी करता हुआ नजर आ रहा है। आरोपियों से पूछताछ में आप सहयोगियों के नाम भी निकलकर सामने आए हैं और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर निशाना केंद्र सरकार के ऊपर लगाती नजर आ रही। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद ईडी और सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है। संजय सिंह का यह बयान कि ईडी नहीं सरकार जो है वो छापेमारी करवा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार ईडी का केंद्र सरकार का विरोध कर रही है और उसी के मद्देनजर ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कि ईडी ने एक बार फिर छापेमारी की है। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो। तुम्हारे सामने ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे। तो वहीं इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी आयुषी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि ईडी की छापेमारी लगातार आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि परेशान करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इस साल देखा गया है कि पहले आम आदमी पार्टी के वो वरिष्ठ मंत्री नेता मनीष सिसोदिया के ऊपर छापेमारी की गई थी साल के अंत तक, पिछले साल। उसके बाद इस बार अभी तक वो जेल में है और अब ऐसे में संजय सिंह के जो करीबी हैं उनके भी घरों पर, ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसको एक तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, नेताओं को झुकाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जिसकी वजह से उनका ये भी कहना है कि क्योंकि संजय सिंह पर वो कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए उनके करीबियों को घेरा जा रहा है ताकि संजय सिंह खुद बैकफुट पर आ जाए। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ अभी तक मनीष सिसोदिया की लड़ाई चल रही है,
वहीं अब जिस तरीके से ये 6 ठिकानों पे जो छापेमारी की गई है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब तेज हो गई है। हाँ, बिल्कुल आयुषी, अगर बात की जाए इस तमाम ईडी की छापेमारी, सीबीआई की छापेमारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रही है। क्या आपको ये जानकारी मिल रही है कि हाँ, जो संजय सिंह को लेकर पहले एफआईआर दर्ज हुई थी उसको लेकर ईडी ने भी माफी मांगी, सीबीआई ने माफी मांगी कि गलत नाम जो है वो संजय सिंह का आया, क्या एक बार फिर उसी कदम को लेकर ईडी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों को भी पता होगा कि जिस प्रकार से जब मनीष सिसोदिया के केस के मामले में कई ऐसे बड़े चेहरे के नाम आने की बात की कही जा रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा ऐसे बड़े नाम शामिल होने की बात कही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सबको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से ईडी दफ्तर बुलाया गया था, उनसे लंबी पूछताछ की गई थी 8 से 9 घंटे की। वहीं जब संजय सिंह का इस केस में नाम दर्ज किया गया और जब संजय सिंह ने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और ये झूठे आरोप लग रहे हैं, तो ईडी बैकफुट पर आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई एक ऐसी संस्थान है जो बिना सबूतों के आधार पर किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती है। तो जब ईडी बैकफुट पर आई, माफी मांगी, कहा कि ये गलती से हो गया, तो संजय सिंह द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये गलती भाजपा के नेताओं के साथ क्यों नहीं होता है, भाजपा के कोई मंत्री और सांसद का नाम क्यों नहीं गलती से आ जाता है ईडी और सीबीआई की लिस्ट में, ये गलती हमारे पार्टी के नेताओं के साथ क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, काफी बड़ा सवाल है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब लगातार केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई को लेकर एक्शन में आती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी आयुषी बता रही थी किस तरह से संजय सिंह जो है वो अब केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही, जहां पर नए संसद भवन के उद्घाटन पर अब सियासत जारी है। कांग्रेस सहित 19 विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। अखिलेश यादव ने उद्घाटन समारोह में जाने से ही इनकार कर दिया और पूरी समाजवादी पार्टी भी उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट कर रही है। यानी कि केसीआर पार्टी भी इसको लेकर पीछे हटती नजर आ रही है। आरजेडी ने भी साफ तौर पर कहा कि संसद भवन के उद्घाटन का हम बहिष्कार करेंगे। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। दरअसल नई संसद भवन बनकर तैयार हो चुकी है। इस देश को वो संसद भवन अब मिलने वाली है और पीएम नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि इसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति से करवाना चाहिए और उसको लेकर तमाम 19 विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं और इस उद्घाटन का, इस समारोह का बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है। उसमें समाजवादी पार्टी के सर्वसक्रा अखिलेश यादव भी हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर पीछे कदम हटाया। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार पीछे कदम ले रही हैं। आपको बताएं कि नई संसद भवन को लेकर जानकारी है कि 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और काफी बड़े पैमाने पर इसका उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो। आपको बताएं कि संसद भवन को लेकर तमाम 19 विपक्षी पार्टियां जो हैं अब वो एक साथ लामबंद होती हुई नजर आ रही। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रही। केसीआर पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी के साथ साथ आरजेडी ने भी इसका विरोध किया है और आपको बताएं कांग्रेस पार्टी ने इसकी पहल की। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर ये कहा कि अगर संसद भवन का उद्घाटन करवाना है तो देश की राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन करवाना चाहिए। वो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं और उसको लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर धरातल पर रखती हुई नजर आ रही हैं।
कि आगे चलकर पीएम नरेंद्र मोदी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उद्घाटन करें। शिवम पांडे इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके। शिवम, 19 पार्टियां एक साथ लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं और पहल जो है कांग्रेस पार्टी ने की, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बता देना चाहते हैं कि आपको 28 तारीख को नए राष्ट्रपति को पार्लियामेंट मतलब संसद भवन का उद्घाटन किया जाना है। इसको लेकर 19 पार्टियों ने विरोध किया है, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि जो देश की प्रथम नागरिक होती, राष्ट्रपति होती, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही अगर इसका उद्घाटन किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को निमंत्रण न मिलने की वजह से प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर 19 पार्टियों ने विरोध अपना जाहिर किया है। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर देश की 19 पार्टियां और अलग अलग राज्यों में काफी एक्टिव, काफी सक्रिय, काफी बड़ी पार्टियां अगर बहिष्कार कर रही हैं, तो क्या आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को एक संकेत मिलेगा? और संकेत इस लिहाज से भी मिलता हुआ क्या शिवम नजर आ सकता है, क्योंकि आदिवासी और दलित समुदाय को लेकर ये विपक्षियां लामबंद हो रही हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो 19 पार्टियां हैं विपक्ष की पार्टियां, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव उसको देखते हुए ये नया पार्लियामेंट का उद्घाटन करने जा रही है। लेकिन विपक्ष एक होकर जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें एक अहम भूमिका निभा रही है। और साथ ही साथ बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपना कोर नहीं छूती होने जा रही, अपने विकास कार्यों को लेकर आगे। बिल्कुल शुभम, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। अगर नई संसद भवन का अगर जिक्र किया जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के जितने भी बेहतर काम देश के लिए होते हैं वो इन लोगों को रास नहीं आते। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि पार्लियामेंट जो है, संसद भवन जो है, एक व्यक्तिगत पार्टी की नहीं होती है, क्योंकि राजनीति में क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर विरोध करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी पार्टियों के एक होकर इसका उद्घाटन में शामिल होना चाहिए। लेकिन हम विपक्ष की बात कर ले तो वहीं चाहे एमसीपी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की, सभी जो सांसद थे उन्होंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से या अपनी वाइट देखी वीडियो के माध्यम से विरोध जाहिर किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम पांडे, हमारे सहयोगी विस्तार पूर्वक बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किस वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको लेकर एक साथ लामबंद हो रही हैं और पीछे हटती हुई नजर आ रही हैं। उधर बात करेंगे नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी विपक्ष की सियासत पर। अब गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए संसद भवन के उद्घाटन की जानकारी दी है और साथ ही विपक्ष की ओर से किए जा रहे उद्घाटन के बहिष्कार पर अमित शाह ने यह बताया है कि उद्घाटन समारोह के अंदर सभी को बुलाया गया। उद्घाटन समारोह की जानकारी देते हुए अमित शाह ने यह भी बताया है कि नए संसद भवन के निर्माण में 60,000 श्रमिकों ने अपना योगदान दिया है और इसको लेकर उद्घाटन समारोह के दिन उन सभी को सम्मान भी दिया जाएगा। ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान। उधर बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तीसरे दिन भी G20 की बैठक जारी रहेगी और G20 देशों के बीच पर्यटन और अन्य विकास को लेकर पिछले 2 दिनों से G20 की बैठक लगातार जारी है, जिसमें G20 के करीब 180 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं और जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। इस बीच G20 देशों के प्रतिनिधियों ने श्रीनगर सहित जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों का भी दौरा किया है और आपको बताएं कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के खासे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही G20 मीटिंग के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से सजाया गया है और दीवारों पर भारतीय जम्मू कश्मीर को दर्शाती हुई पेंटिंगें भी बनाई गई हैं।
ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की है और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों देशों ने कई अहम समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किए और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को क्रिकेट विश्व कप के अंदर भारत आने का न्योता भी दिया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए नजर आए और उनके बीच पहुंचते हुए भी दिखाई दिए हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर जहां पर G7 देशों ने रूसी डायमंड और जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर G7 देशों ने रूसी डायमंड और जहाजों के ऊपर प्रतिबंध लगाया। अब भारत के हीरा मार्केट पर इस पर खासा असर पड़ेगा। सूरत में 10 लाख के आसपास श्रमिक इस इंडस्ट्री में काम करते, नौकरी करते, उनकी नौकरी के ऊपर एक बड़ा खतरा। और भारत में भारतीय मात्रा में ये बड़े पैमाने पर डायमंड आयात किया जाता है, यानी कि जो प्रतिबंध है उसके कारण अब सूरत में जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगी। और सूरत में होती हुई 95% हीरे की पॉलिशिंग की जाती है, यानी कि इसको लेकर अब जो मजदूर है, जो श्रमिक वर्ग है, वो एक बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती नजर आएगी। और G7 देशों से रूसी डायमंड को लेकर यह प्रतिबंध और भारत में हीरा मार्केट पर एक खासा असर पड़ता नजर आने वाला है। आगे बात ब्रजभूषण शरण सिंह की करेंगे, जहां पर उनके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को लेकर अब 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत लगाकर धरना देने का ऐलान कर दिया गया। आपको बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहलवानों ने मंगलवार को जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च भी निकाला है। और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनेश फोगाट ने यह बताया है कि उन्होंने 28 मई को नए संसद भवन के सामने शांतिपूर्ण महिलाएं पंचायत करने का फैसला कर लिया, जिससे महिलाएं लीड करती हुई नजर आएंगी। और गौरतलब है कि 28 मई को ही पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन भी करने वाले हैं। आपको बताएं कि धरने पर बैठे पहलवानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल नए संसद भवन के सामने धरना देने की बात कहते हुए पहलवान नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और वहां पर आगे हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो वहां पे सांसद होंगे उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे धरने को, इस पूरे प्रदर्शन को महिलाएं जो हैं वो लीड करती हुई नजर आएंगी। काफी लंबे वक्त से जंतर मंतर के ऊपर पहलवान अपनी बातों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर को लेकर आयुषी मिश्रा जो है वो हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुषी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? दरअसल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन और साफ तौर पर जो पहलवान है वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जी शहनवाज, आपको बता दें कि पहलवानों ने अपना मन बना लिया है। जिस प्रकार से कल इंडिया गेट पर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था, उसके बाद अब उन्होंने ऐलान किया है कि 28 मई को जिस दिन प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसी दिन वो संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अभी हमारी चैनल की बात खुद बजरंग पूनिया से हुई थी। बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारी सहायता करे। और ये जो मार्च है इसका नाम दिया गया है महिला महापंचायत, यानी कि जो देश भर की वो तमाम महिलाएं हैं जो आज के समय में इस रेसलर प्रोटेस्ट को समर्थन दे रही हैं देश के अन्य कोने से, वो सब भी संसद मार्ग पर पहुंचेंगी। इस मार्च को सफलतापूर्ण तरीके से
करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक और बात जो मैंने खुद बजरंग पुनिया से भी पूछी कि जिस प्रकार से कुछ ही दिन पहले जब जंतर मंतर पे उनके बिस्तर गीले हो गए थे बारिश की वजह से, और जब वो अपने सोने के लिए खाट का इंतजाम कर रहे थे, उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई थी और उस चीज का परमिशन नहीं दिया था। उस समय थोड़ी नोकझोंक भी हो गई थी पुलिस और रेसलर्स के बीच में, पहलवानों के बीच में। तो ऐसे में मैंने उनसे कहा कि एक दृश्य हमने उस दिन रात को देखा था और एक दृश्य जो आप कह रहे हैं कि आप संसद भवन के बाहर उस दिन जा रहे हैं प्रदर्शन करने, जिस दिन इतना बड़ा कार्यक्रम है, हाई प्रोफाइल कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, तो उनका कहना है कि लेकिन आयुष जी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जो पहलवान है, क्या उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनकी सिर्फ गिरफ्तारी हो, या इसके अलावा भी कोई और मांगे वो करते हुए सरकार से नजर आ रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे उनकी मांगे तो कई सारी है, लेकिन एक जो साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस दिन ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी उसी दिन ये प्रदर्शन हम खत्म कर देंगे। लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन इस लड़ाई की जो पहल है वो उनकी गिरफ्तारी से ही होगी, ये उनका मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष जी। इस खबर को लेकर आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। धरना को लेकर पहलवान जो है वो ऐलान करते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात दिल्ली हाईकोर्ट की करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर डॉक्टर शैली ओबराय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को दोबारा कराने वाले फैसले को खारिज कर दिया। दरअसल दिल्ली मेयर ने डिप्टी मेयर चुनाव के बाद प्रस्तावित स्थायी समिति के चुनाव को लेकर दोबारा कराने का निर्णय लिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए यह कहा है कि मेयर का दोबारा चुनाव कराने का फैसला लेना उनके कानून के निहित शक्तियों के दायरे से बाहर है। आगे बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव से पहले सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है और इस चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पत्र लिखकर अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए कहा है। और उधर समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित योगी सरकार के कई मंत्रियों को भी पत्र लिखा है। आपको बताएं कि एमएलसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2-2 उम्मीदवारों को उतारा है और इन दोनों ही सीटों को लेकर 29 मई को वोटिंग की जानी है। आपको बताएं कि विधान परिषद उपचुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आमने सामने है और अंतर आत्मा की आवाज पर अब वोट देने की अपील की जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी पर सरकार और प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी बीच अब मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक बड़ा आरोप लगाया। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुख्तार अंसारी की पत्नी पर वक्फ की संपत्ति को अवैध रूप से खरीदने का आरोप लगा दिया है और बोर्ड इस पूरे मामले को लेकर मुख्तार अंसारी की पत्नी और संबंधित अन्य लोगों को नोटिस भेजने का ऐलान कर चुका है। बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने यह बताया है कि लखनऊ के गंज थाना क्षेत्र के दरोगा मीर वाजिद अली की एक जमीन 25 अप्रैल 2013 को माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को अवैध रूप से बेची गई है और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसका परिणाम यह है कि अभी तक वो तमाम जमीन उनके पास मौजूद है। आपको बताएं कि मुख्तार अंसारी की पत्नी के ऊपर भी अब सरकार और प्रशासन का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है और शिया वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से जो संपत्ति है वो खरीदी गई और उसकी जो भरपाई वो दरअसल मुख्तार अंसारी नहीं करते आए और ये जमीन जो थी वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी और इसी को लेकर अब मुख्तार परिवार के ऊपर एक और मुकदमा, एक और परेशानी जो है वो उनके ऊपर आती नजर आ रही। बोर्ड की संपत्ति अवैध रूप से खरीदने का साफ तौर पर मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए और उनकी पत्नी को अब नोटिस भेजने की तैयारी भी सरकार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सरकार का ये एक्शन हर एक अवैध रूप से कार्रवाई आगे की करती सरकार नजर आती है। उधर बात मथुरा की करेंगे। मथुरा के रियाना थाना क्षेत्र के अंदर तेज रफ्तार इको कार पेड़ से टकरा गई है और इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 2 लोग काफी गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुए हैं और यह बताया जा रहा है कि सभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पशु को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आगे की जांच पड़ताल पुलिस करती नजर आ रही है।
क्षेत्र में एक इको गाड़ी पेड़ से टकराई है जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल है, घायल का इलाज चल रहा है। और जैसा कि प्रथम दृष्टया वहाँ बताया गया है कि गाड़ी जो है एक पेड़ से जाके टकरा गई जिससे ये दुर्घटना हुई है। और निश्चित तौर पे ये दुखद है। जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने सीएमओ से भी बात की है, उपचार में किसी भी तरह की समस्या ना आए, उसमें पूरा अच्छे से उपचार हो, इसके लिए उनको निर्देशित भी किया गया। उधर बात छपरा की करेंगे। छपरा में स्थानीय बाजार में एक 15 साल के बच्चे की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो चुकी है और ट्रैक्टर ड्राइवर घटना स्थल पर से ही फरार हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि किशोर क्रिकेट खेलने गया हुआ था और घर नहीं लौटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। हम तो जानते हैं कि मैच खेलने गया है। मकेर थाना से खबर मिला। कै बजे मैच खेलने गया था? मैच खेलने 8 बजे गया था। 8 साढ़े 8 बजे मैच खेलता था। खाना खाया तो इसके बाद में हम घर का पेंट उंट कराने लगे तो उसके बाद में पता नहीं है कहाँ गया। तो कैसे जानकारी हुई? इतना मिला कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कौन लड़का का अथी हुआ है, अभी ये पता। अमेठी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जहां पर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंदर कार सवार युवकों ने दिन दहाड़े अवैध असले के बल के ऊपर एक युवक से सोने की चैन और 14,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया और विरोध करने पर युवक की जमकर पिटाई की गई। और लूट की घटना के एक दिन के बाद पुलिस ने जांच करते हुए मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की तलाश से बाहर हैं और लगातार पुलिस दबिश देती नजर आ रही है। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है, जहां पर राजस्थान के जैसलमेर में विस्थापित हिंदुओं के मकान गिराने का विरोध अब शुरू हो चुका है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बरेली कलेक्ट्रेट पर राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। इस मौके पर बीएचपी कार्यकर्ताओं ने यह कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार 150 हिंदुओं को बेघर करने के लिए लगातार तैयार थी और इसी के साथ बरेली के डीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ।